कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। विंसर ईयरबुक, मैं ये नहीं कहता कि आपको इससे नहीं आता होगा, मैं आपको 100 बार समझा चुका हूँ। 100 तो नहीं, लगभग 10-15 बार समझा दिया है। ठीक है बच्चों, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, आप एग्जामिनेशन हॉल पे जब जाएंगे, अगर आप किताबों, भले ही किसी भी किताब में आपको कुछ भी आता हो ना आता हो, लेकिन उसके बारे में आपको पता है कि यार हाँ मैं इस किताब से पढ़ के गया हूँ, मुझे जितना भी पता है क्रॉस चेक करके गया हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। यानी आप एक हाई, यानी जो आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, वो उच्च रहेगी। ये हमेशा मान के चलना। फ़ायदा क्या होता है, देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि विंसर ईयरबुक ऐसी चीज़ है, ये कतई भी मत समझना कि ये सर हमें ये चीज़ें तो आती हैं, हम इसको पढ़ के जाएं ना जाएं। ये मेरे हाथ में ही किताब है। देखो मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ करवा रहा हूँ कि आपको ये चीज़, आज का भी जो टॉपिक है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो छात्र 6-7 महीने भी अगर जिसको तैयारी करते हुए होंगे, वो इस चीज़ के, इस टॉपिक से मैक्सिमम चीज़ें उसको आती होंगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूकेपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर आज की क्लास से भी कंफर्म करके जाना। ठीक है, यानी आपको दोनों जगह मिलेंगी, परीक्षावाणी में भी ये टॉपिक मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। मैं आपको क्या समझाऊंगा उस चीज़ को ध्यान रखना। इसने एक चैप्टर दिया है जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये नहीं पूछने वाला आपसे प्रीलिम्स में, वनडे एग्जाम में कि जैव विविधता क्या होती है। आप जानते हैं हमारा जो नेचर है, यानी जो प्रकृति है, वहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, हर चीज़ है, इसमें क्या होता है, विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। उनके जो गुणधर्म हैं, उनका जो अपना एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, वो जिस चीज़ से बने हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सब में एक डिफरेंट अपने आप में क्या होते हैं, काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, इसमें एक प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, एक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी जैव विविधता होती है। ये एक टॉपिक दिया हुआ है इसने। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, अब ये दे रहा है कि इतने पशु हैं, इतने पक्षियां हैं, इतने पेड़ हैं, ये कोई भी आयोग आपसे एग्जामिनेशन हॉल पर नहीं पूछने आ रहा है। पहला चीज जो यहाँ से वो पूछ सकता है, जो मुझे लगा कि उसने एक चीज ये दिया है, 23 मई 2011 को नई दिल्ली में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2011 से 2020 की शुरुआत की गई थी। यानी जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक, यानी जो डिकेड होता है, 10 साल के लिए मनाया जाता है। कभी महिला सशक्तिकरण पे मनाया, कभी शिशु भ्रूण हत्या के खिलाफ मंगाया, कभी कुछ मनाया। यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर कभी क्वेश्चन पूछता है जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र दशक कब मनाया गया, तो 2011 से 2020 वाला। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है, ध्यान में रखना है यहाँ पर, जैव विविधता हेतु, यानी बायोडाइवर्सिटी हेतु। ठीक है, जैव विविधता हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र दशक। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि आपका एक उत्तराखंड का क्वेश्चन बने, ये आपका एक जनरल अवेयरनेस का, जीएस का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो 2011 से 2020 तक के जो 10 साल थे, इसको किस रूप में मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र का दशक मनाया गया था। किस चीज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो एक पॉइंट ये याद रखना। और इसकी घोषणा जब हुई थी, वो इसकी घोषणा की डेट भी दे रखी, 23 मई 2011 को इसको हमने अनाउंस किया था, लेकिन ये आएगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर आप ये भी पढ़ना चाहें तो ये नहीं देखने की यार सर ने कहा कि ब्रैकेट में ये लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि हाँ नई दिल्ली में एक घोषणा हुई थी। तो आपको यहां से क्या क्वेश्चन याद रखना है, जैव विविधता हेतु संयुक्त राष्ट्र दशक, यानी जो डिकेड मनाया गया था यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र के लिए, कौन सा दशक घोषित किया गया था, 2011 से 2020 का जो टाइम था। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहां से ये याद रखना है। दूसरा, यहीं पे क्वेश्चन दिया है इसने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको मैंने शायद कभी कराया भी होगा, कि यूनेस्को ने देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना। देखो यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपको यह पता होना चाहिए था, विश्व का प्रथम यानी वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्या है, विश्व प्राकृतिक, यानी इसने दिया है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र। क्या दिया है, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, वर्ल्ड नेचर प्राकृतिक धरोहर। ठीक है, हेरिटेज धरोहर
केंद्र, ये कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया? ये देहरादून में किया गया, ठीक है। यदि 2014 में जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे उस टाइम पे 29 अगस्त 2014 को इसको देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में, यानी ये कहाँ पर है? विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र देहरादून में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन याद रखना, देहरादून में है। और ये देहरादून में कहाँ पर इसका मतलब किया गया था? 29 अगस्त 2014 को इसको क्या किया गया था? अनाउंस किया गया था। एक पॉइंट आपको यहाँ पे से ये याद रखना है, ठीक है। यानी विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र विश्व का प्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया? देहरादून में। और ये कहाँ पे किया गया? देहरादून में। ये किया गया बच्चों अपने आप में वन्य जीव संस्थान में, ठीक है। यानी इसके ब्रैकेट में कहाँ पे लिख दूंगा? वन्य जीव संस्थान में, जीव संस्थान में इसको स्टैब्लिश किया गया था देहरादून में सन 2014 में, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए। इसके बाद क्या दे रहा है? भारत में मुख्य वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, जो भी जीव जंतु होते हैं इनको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, ये विलुप्ति की कगार पे है, कैसे इनको हम कंजर्व कर सके, कैसे हम इनको संरक्षित कर सकें। तो भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, उनको बचाया जा सके। अब आप कहोगे सर हम सब पढ़ें, नहीं सब नहीं। एक जिसका डायरेक्ट आपके उत्तराखंड से संबंध है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रोजेक्ट हांगुल इन लोगों ने शुरू किया था 1970 में। अब ये जीएस के क्वेश्चन बन गए, ये नहीं कि आप सिर्फ उत्तराखंड, मैंने आपसे पहले कहा था कभी कभी हमारा क्या होता है कि ये विंसर ईयर बुक से जीएस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। प्रोजेक्ट हांगुल किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1970 में। सेकंड आपसे बाघ परियोजना पूछ सकता है जो कि 1 अप्रैल 1973 से, मोस्ट इंपोर्टेंट देखो बाघ परियोजना, इंग्लिश में टाइगर प्रोजेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये हुई है बच्चों 1 अप्रैल 1973 से, 1 अप्रैल 1973 से ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आता है ना पेपर में, इसको इंग्लिश में भी लिख देना प्रोजेक्ट टाइगर, इसके ब्रैकेट में लिख लेना प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया? शुरू किया गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाघ परियोजना, ठीक है। इससे ऊपर दिया है गिर सिंह अभ्यारण्य। अपनी वो ये आपके उत्तराखंड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि गिर में क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं, आपको पता होगा। गुजरात सरकार ने वो शुरू किया था 1972 में शेरों के लिए, तो शेर के लिए वो गिर में किया गया था, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हिमालय कस्तूरी परियोजना कौन से अभ्यारण्य में शुरू की गई है अगर पूछता है? ये की गई है बच्चों अपने आप में केदारनाथ अभ्यारण्य में शुरू की गई है हिमालय कस्तूरी परियोजना। इसको लिख लो, उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य में हिमालय कस्तूरी परियोजना, हिमालय कस्तूरी परियोजना शुरू की गई है? ये की गई कहां पर? केदारनाथ अभ्यारण्य में, ठीक है। केदारनाथ अभ्यारण्य में, ठीक है, यहां पर ये शुरू की गई। एक चीज ये ध्यान रखना। इसके बाद दे रखा है ये मगर प्रजनन परियोजना, यानी मगरमच्छ उड़ीसा में शुरू की, तो आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1974 में की गई, तो आप ऐसे ही स्किप भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मणिपुर थामीन परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, 1977 में। इसके बाद आता हाथी प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है हाथी का इसलिए पूछ सकता है क्योंकि वो आपके स्टेट से भी ज्वाइंट होती है। कैसे? राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हाथी परियोजना शुरू की गई बच्चों दिसंबर 1992 से, ठीक है। यहीं पर एक क्वेश्चन लिख लो, हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। क्या लिखोगे? हाथी परियोजना, ये शुरू की गई है हाथी परियोजना। ये जो शुरू की गई है ये की गई अपने आप में 7 दिसंबर 1992 से, ठीक है, 7 दिसंबर 1992 से। तो कहने का ये मतलब है हमने ऐसी चीजें पिक करनी जो हमारे स्टेट से डायरेक्ट लिंक होती है, क्योंकि हम उत्तराखंड एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा जीएस का भी बन जाएगा, थोड़ा सा आपके स्टेट से लिंकअप भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखा। इसके बाद देखा लाल पांडा परियोजना, ये कहाँ पाया जाता है? देखो, अति दुर्लभ प्रजाति के लाल पांडा के संरक्षण के लिए हिमालय क्षेत्र में यह परियोजना 1996 से, एक ये क्योंकि आपका राज्य हिमालयी राज्य है तो लाल पांडा परियोजना लिखो 1996 से, ठीक है। यहां लिख देता हूं, देखो लाल पांडा, जैसे आप लोग देते होंगे ना अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह को ब्लैक और व्हाइट वाला, ऐसी लाल पांडा ये अलग है, ठीक है, परियोजना।
ये होता है 1996 से 1996 से क्या हुआ, लाल पांडा परियोजना को शुरू किया गया। तो आपको ये बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इसके बाद अगला दे रहा है भारत में जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र, यानी बायोस्फीयर के हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। तो बायोस्फीयर सबसे पहले मतलब जो जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र था सबसे पहले भारत में किसको घोषित किया गया था और ये कहाँ कहाँ है। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जिसके बाद किताब नहीं है मेरी वीडियो को बार बार सुनना और साथ साथ लिख लेना, क्योंकि मैं तो एक बार बोलूंगा, आप लोग बैक करके स्टॉप करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखना, नीलगिरी भारत का पहला क्या था, जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र था, जो कि 1986 में घोषित, इसकी स्थापना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, भारत का प्रथम जैवमंडली सुरक्षित क्षेत्र, भारत का प्रथम जैवमंडली सुरक्षित केंद्र, जैव मंडली सुरक्षित केंद्र, जैवमंडली सुरक्षित केंद्र, भारत का पहला जैवमंडली सुरक्षित केंद्र, ठीक है, सुरक्षित केंद्र, ये है बच्चों अपने आप में नीलगिरी, जो कि 1986 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। लिखो नीलगिरी दक्षिण भारत में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 से। एक तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भारत का प्रथम था। ऐसे ही एक उत्तराखंड का भी है, उत्तराखंड का एक ही है, नंदा देवी बायोस्फीयर, लिखो नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ सकता है, उत्तराखंड का है 1988 में। ये तो आपको विथ ईयर दोनों याद रखने हैं। अब ध्यान रखना, जिनके मैं नाम लूंगा आपको जो आते हैं सही हैं, साथ साथ ही सिर्फ ये याद रखना कि ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं। अगला देखो, नोकरेक बहुत पूछता है, मेघालय का एक अपने आप में क्या है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो लिखो नोकरेक डैश मेघालय लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार लिखने की जरूरत नहीं है, अंडमान निकोबार में ही होगा, आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। मन्नार की खाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, तमिलनाडु में एक प्रकार का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। मानस आपको पता ही, मानस कहाँ पर है, आसाम में पड़ता है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सुंदरवन आपको पता है पश्चिम बंगाल में, लिखने की जरूरत नहीं है। सिमलीपाल लिख लो, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, उड़ीसा में, ये भी एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, सिमलीपाल, ठीक है। क्या लिखोगे, सिमलीपाल जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में है। इसके अलावा डिब्रू दैखोवा, डिब्रू दैखोवा ये कहां पड़ता है, डिब्रूगढ़ सुना होगा आपने, डिब्रू दैखोवा पड़ता है बच्चों असम में, ठीक है। इसके अलावा देहांग देबंग जहां वो नदी है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पंचमणि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, स्थापना नहीं पढ़नी इन सबकी, ठीक है। अगला, कंचनजंगा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिक्किम में पता है। अगस्त मलई लिख लो, जिसको नहीं पता, साउथ इंडिया में केरला में पड़ता है, ये भी अपने आप में क्या है, अगस्त मलई एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। एक लिख लो, अचान कमार, ये बहुत आता है, अचान कमार, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में, अचान कमार लिखना, अचान कमार पूरा एक साथ लिखना, छत्तीसगढ़ में। अगला है कच्छ का रण आपको बताइए, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, गुजरात में, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलाना पूछता है कि कोल्ड डेजर्ट कहां पर एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, हिमाचल। और लास्ट है शेषचलम की पहाड़ियां, यानी शेषचलम हिल्स, ठीक है, ये है तमिलनाडु में, शेषचलम, ये शेषचलम हिल्स कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी कब हुआ था, उत्तराखंड में नंदा देवी कब हुआ था। इसके अलावा जो भी मैंने बोले वो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यार इस स्टेट में अगर मैच करने को पूछेगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो नेक्स्ट दे रहे यूनेस्को की रिजर्व सूची में भारत के अभ्यारण्य, ठीक है, यानी यूनेस्को की रिजर्व सूची में। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि यूनेस्को में कौन है कौन नहीं है, आप ये देखना कि ये किस राज्य में, आपसे ऐसा पूछेगा किस राज्य में। नंदा देवी बायोस्फीयर और वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी दोनों उत्तराखंड में है, आपको पता है, ये लिख लोगे, ये यूनेस्को में भी शामिल है। दूसरा, नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में पड़ता है, आपको पता है, ये यूनेस्को में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपको पता है, ये यूनेस्को में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, ये यूनेस्को में है। इसके अलावा सिमलीपाल अभी मैंने बताया था उड़ीसा में, ये यूनेस्को में है। इसके अलावा नोकरेक मैंने अभी बताया था मेघालय में, ये यूनेस्को में है। और पंचमणि मध्य प्रदेश में, ये यूनेस्को में है, ठीक है। अब आप
आपको टोटल ओवरऑल ये पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है। आपसे इतना टफ नहीं पूछेगा कि कौन सा यूनेस्को में, इतना भी घुमा के वो पेपर नहीं पूछेगा। बट अगर पूछता है तो ध्यान रखना नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ है, अपने आप में यूनेस्को में, दोनों उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ ही नीलगिरी है, सुंदरवन है, नोकरेक है, मन्नार की खाड़ी है, सिमलीपाल है, साथ ही साथ पंचमढ़ी है। और क्या बताया था मैंने, एक हाँ इतना बताया था। अब आता है उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां से क्वेश्चन आएगा, वन्यजीव संरक्षण। देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, अगर कभी ये पूछता है उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि कितने हैं, 6 हैं। अब इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए। देखिए 6 कौन कौन से हैं, खुद ही पता होगा आपको, सब पता होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना है, आप सबसे जानते हैं। अगर कभी पूछता है उत्तराखंड का सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है। तीसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पता है। चौथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पता है। पांचवा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पता है। छठा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यानी मेरे बोलने के साथ साथ जिसको नहीं आता वो लिख ले, बाकी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा देखो सबकी स्थापना कॉर्बेट की कब हुई थी, 1936 में। नंदा देवी की कब हुई थी, 1982 में। फूलों की घाटी की राष्ट्रीय उद्यान की भी कब हुई थी, 1982 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी, 1983 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की 1989 में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990। अब गोविंद में कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बहुत अच्छे से समझाया है, जिस बच्चे को अगर ध्यान होगा तो, ठीक है। तो ये स्थापना वर्ष का भी एक सीरीज पता होनी चाहिए आपको। कभी ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित का एक अरेंजमेंट कीजिए इसके स्थापना वर्ष के हिसाब से। तो कॉर्बेट सबसे पहले, नंदा देवी दूसरे में, फूलों की घाटी तीसरे में, राजाजी चौथे में। इसके अलावा राजाजी के बाद कौन सा आएगा, पांचवें में गंगोत्री, पांचवें, छठे में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है कौन सा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गंगोत्री आपको पता है, 2300 कुछ। सेकंड नंबर पे आता है बच्चों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, 820 के आसपास आता है वर्ग किलोमीटर। तीसरे में जो आता है बच्चों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है, जो कि 624 के आसपास है। और चौथे में आता है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 520 के आसपास है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल का टॉप 4 आपको पता होने चाहिए। अरेंज करने को पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बहुत बार पढ़ाया है। इसके अलावा इसके किस जनपद में आपको पता है, देखो नंदा देवी बताइए आपको चमोली वगैरह में। कॉर्बेट 3 में फैला है, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, सॉरी नैनीताल में। और ये कहाँ अपने आप में मतलब जो नैनीताल का इलाका है, और ये पौड़ी का इलाका, ठीक है, इन भागों में फैला है। बाकी ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सब पता होगा। दूसरा आता है बच्चों वन्यजीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला तो आपको बताया मैंने नेशनल पार्क। वन्यजीव विहार की संख्या यहाँ पर कितनी है उत्तराखंड में, वन्य बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जीव विहार ये है बच्चों 7 ठीक है। सबसे पहले 7 के 7 के नाम सुनना, खुद से पूछना, हाँ मुझे आता है भाई मैं खुश हूँ। पहला गोविंद वन्यजीव विहार, दूसरा केदारनाथ वन्यजीव विहार, तीसरा अस्कोट वन्यजीव विहार, चौथा सोना नदी वन्यजीव विहार, पांचवा विंसर वन्यजीव विहार, छठा मसूरी वन्यजीव विहार, सातवां नंदौर वन्यजीव विहार। ये तो आपको पता होगा। इनकी स्थापना का जो भी सीरीज है, सबसे पहले गोविंद वन्यजीव विहार 1955 पता होना चाहिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, विंसर वन्यजीव विहार 1988, मसूरी वन्यजीव विहार 1993, नंदौर वन्यजीव विहार 2012, ठीक है 2012। ये आपका एक सीरीज पता होनी चाहिए, इस सीरीज में ये बने हैं। अब यहां से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो इसके क्षेत्रफल से पूछेगा। क्षेत्रफल में सबसे पहले आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है केदारनाथ वन्यजीव विहार का। सेकंड में आता है बच्चों अपने आप में अस्कोट वन्यजीव विहार, क्षेत्रफल में लिख लो सबसे बड़ा जो है अपने आप में कौन है, केदारनाथ, दूसरा अस्कोट वन्यजीव विहार, तीसरे में आता है गोविंद वन्यजीव विहार, और चौथे में आता है सोना नदी वन्यजीव विहार। ये याद रखना है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल पूछता है तो मसूरी वन्यजीव विहार का, जो कि सिर्फ 10.82 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछेगा मसूरी वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा पूछता है तो मैंने आपको बताया था केदारनाथ, उसके बाद सेकंड में आता है अपने आप में अस्कोट, थर्ड में आता है गोविंद, और चौथे में आता है अपने आप में सोना नदी वन्यजीव विहार। कहाँ है ये तो पता ही है आपको, एक आध उत्तरकाशी में, एक चमोली गढ़वाल के रुद्रप्रयाग चमोली की सीमा में, बाकी 1-2 पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून, ये सब बताया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर संरक्षण आरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 4 है, ठीक है। लिखो संरक्षण आरक्षित, संरक्षण आरक्षित ये कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, ठीक है। इन 4 के 4 के नाम, इसको ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। ये 4 हैं, 4 के 4 नाम। पहला आसन वेटलैंड लिख लो, सेकंड पता है आपको झिलमिल जीव संरक्षण, तीसरा पवलगढ़ संरक्षण, और चौथा नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, ठीक है। ये 4 के 4 के आपको क्या होने चाहिए, नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए।
तो 4 के 4 संरक्षण आरक्षित जो हैं, यानी अपने आप में आच्छादित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व, कौन कौन से बताएं? आसन वेटलैंड संरक्षण, दूसरा झिलमिल झील संरक्षण, तीसरा पवलगढ़, चौथा नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन। अब इसकी स्थापना बताइए। आसन आपको बहुत बार बताया था, सबसे पहले 2005 में बना था, फिर झिलमिल बना था 2005 में, तीसरे में पवलगढ़ बना था 2012 में, चौथे में नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन ये बना था 2015 में। बना था ना, कॉन्फिडेंस आ रहा ना। अब आता है इसका क्षेत्रफल की बात। कई बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि विस्तृत सोच नहीं है, सोचने की थिंकिंग बहुत विस्तृत नहीं है, लिमिटेड पता है कि यार हाँ इसका क्षेत्रफल इतना है, मतलब इसका यहाँ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आता है बच्चों इसमें नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, लगभग 11,191 दशमलव के आसपास इसका क्षेत्रफल है। दूसरे में आता है बच्चों अपने वहाँ पवलगढ़ संरक्षण जो कि 5,824 के आसपास पड़ता है। तीसरे में पड़ता है इसमें झिलमिल झील संरक्षण जो कि 3,783 के समथिंग है, और चौथा है आसन वेटलैंड जो कि 444 है। यानी सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित पूछता है तो आसन वेटलैंड, सबसे बड़ा पूछता है तो नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। कौन कौन से वन प्रभाग में आपको पता है? आसन वेटलैंड चक्राता वन प्रभाग में आता है, यानी चक्राता देहरादून जिले में, ठीक है। झिलमिल झील संरक्षण हरिद्वार वन प्रभाग में आता है, हरिद्वार में पड़ता है। पवलगढ़ नैनीताल वाले जिले में पड़ता है, नहीं रामनगर वन प्रभाग में पड़ता है। और नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन जो पड़ता है नैनीताल वन प्रभाग में ही पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज आपको करंट अफेयर की याद होगी, जो आसन वेटलैंड है इसको वर्ष 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगर आपको ध्यान होगा, वर्ष 2020 में आसन बैराज को रामसर साइट में क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। अगर जिन छात्रों को याद होगा, करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पर बन जाता है, ठीक है। और रामसर साइट कुछ नहीं है, एक दलदली भूमि जो होती है, आर्द्र भूमि जो होती है, नमी जहां पर होती है उसके कंजर्वेशन के लिए होती है, क्योंकि वो पर्यावरण के बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। इसीलिए आसन वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया। और उत्तराखंड का एकमात्र स्थान है, कभी ये पूछेगा, उत्तराखंड का एकमात्र एक जगह जिसमें जो रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट जैसे यूनेस्को होता है ना, यूनेस्को ये वो, ऐसी रामसर साइट है उत्तराखंड का एकमात्र आसन कंजर्वेशन है, यानी आसन संरक्षण आरक्षित, यानी आसन संरक्षण कंजर्वेशन जो भी लिखते हो, आसन जो है रामसर साइट में एकमात्र है, ठीक। अब बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता भंडार, इसमें कुछ नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ से इतना दे रखा है, अब इसने सीधे दे रखा है आसन वेटलैंड को जो कि रामसर साइट में है सम्मिलित। इसमें क्या है देखो, 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ये जीएस का बन जाएगा। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, ये जीएस का बन जाएगा। ये रामसर इराक में एक जगह पड़ती है बच्चों, ये जहाँ पे एक सागर है, कैस्पियन सागर के आसपास, वहाँ पर एक शहर, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। और इराक नहीं, ईरान, ठीक है, ईरान के पास ही ये हुआ था। और उसी रामसर जगह के नाम से इसको रामसर क्या दिया गया, नाम दिया गया। मुख्यतः रामसर साइट का काम होता है जो आर्द्र भूमियाँ होती है उसके संरक्षण के लिए काम करता है। भारत इस सम्मेलन साइट में जो शामिल हुआ था वो हुआ था कब? 1982 में, ठीक है। रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था पूछेगा, भारत ने इसको कब मतलब साइन किए थे? 1982 में, ठीक है। और रामसर सम्मेलन जो लागू होता है ये होता है 1975 से। ये जीएस के अंदर पूछ देगा, ठीक है। जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है आप तीनों तरीके से याद रखना। अब 2020 में इसको रामसर जो है में शामिल किया गया, आसन को, ये आपको पता ही है, उत्तराखंड का पहला है, ठीक। इसके अलावा देखो एक चीज यहाँ पर दे रखा है, कॉर्बेट लैंडस्केप विश्व में बाघों के घनत्व का महत्वपूर्ण केंद्र। यहाँ 8.5 वर्ग किमी में एक बाघ है, यानी हर 8.5 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर एक बाघ है, यानी उसका घनत्व जो है। तो अगर क्या पता पूछ दे, ठीक है, इस डेटा के हिसाब से, तो लिखो कॉर्बेट में बाघ किस घनत्व पर पाए जाते हैं? 8.5, 8.5, जो प्रति 8.5 पे लिखो, तो 8.5 स्क्वायर किलोमीटर पे कॉर्बेट में बाघ का घनत्व लिखो, प्रति 8.5 स्क्वायर किलोमीटर पे बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक अंतिम क्वेश्चन लिखो, जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? जिंगो बाइबोला को, ठीक है। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? लिखो, जीवित जीवाश्म जिंगो बाइबोला को, जिंगो बाइबोला को क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और यहीं पे क्वेश्चन लिखो, जीवित जीवाश्म जिंगो बाइबोला का प्रदर्शन क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया है? नैनीताल के समीप सरिया ताल में, ठीक है। लिखो, जिंगो बाइबोला का प्रदर्शन केंद्र सरिया ताल में लगाया गया, ठीक है, सरिया ताल
नैनीताल में, ठीक है। सरियाताल नैनीताल में ये जिंगो बाइबोला का क्या किया गया, प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। इसको जीवित क्या बोला जाता है, जीवाश्म बोला जाता है, ठीक है। तो इतना ही आपका देखो कौन सा बड़ा चैप्टर है। अब मुझे ये बताइए, कुछ भी नहीं तो एक दो नए फैक्ट आपको इसमें मिल ही गए होंगे, ज़्यादा नहीं भी मिले होंगे। एक दो नई सोच, नया एक प्रकार का इनोवेशन, क्वेश्चन पूछने का इस तरीके से पूछ सकता है। एक तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपसे कहता हूँ कि जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, जीएस को भी लिंक कर चुका है। अगर इससे क्वेश्चन पूछ देता है, आप कहोगे भूगोल से आया, जबकि उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से हो सकता है पिक कर दे, तो आपका एक और चैप्टर ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपकी एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचाने तक आपको विंसर ईयर बुक जो है अच्छे से तैयार करके भेजूंगा। जितना कह रहा हूँ उतना काम करके जाइए, उसके बाद इंजॉय करना अपने सफलता को। हाँ, अपने गुरु को भूल मत जाना। तो इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ आई होंगी, आप लोग इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, आप लोग इसको तैयार भी कर लेना है, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे आगे को, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विंसर ईयर बुक का, फिर जल्दी से इसको कवर करेंगे। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।